तो ज़रा सोचिए कुछ उन इन्वेंशंस के बारे में जिन्होंने हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करी। तो क्या आया आपके मन में? मैं ये शर्त लगा करके कहता हूँ आपने सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस के बारे में ज़रूर सोचा होगा। मेरे अनुभवों से मैंने ये जाना है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन से बचने के लिए ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, मगर अब ऐसा सोचने वाले लोग गलत भी नहीं हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पिछले कुछ सालों में सस्ते हुए हैं और अब कई देशों ने यह भी निश्चय किया है कि वो इनका इस्तेमाल ज़्यादा और फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। और यह एक खुशखबर भी है उन प्लेसेस के लिए जहाँ पर सनलाइट और विंड्स अच्छी क्वांटिटी में रिसीव होती हैं। हम सभी में वो सभी लोग जो क्लाइमेट चेंज को मानते हैं और उसके लिए चिंतित भी हैं, उन्हें यह उम्मीद करनी चाहिए कि हम फ्यूचर में भी इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को डीकार्बनाइज वेस्ट से जनरेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टुडेज वीडियो टाइटल द एक्चुअल रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। और मैं हूं आपका दोस्त मौलिक। तो चलिए आरंभ करते हैं। मेरी सोच थी कि इतना सब काफ़ी है इस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। हर साल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का केवल 25% अकाउंट होल्ड करता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें जितनी हमारी आवश्यकता हो, जिसमें एक भी मॉलिक्यूल ना निकले ग्रीन हाउस गैसेस का, जो कि नियर फ्यूचर से बहुत ही दूर है, तब भी केवल हम एमिशंस का मात्र 1/4 तक ही कम कर सकेंगे। तो क्लाइमेट चेंज के बुरे नतीजों से बचने के लिए हमें अगले 50 सालों के अंदर इकोनॉमी के हर सेक्टर में ज़ीरो नेट पोल्यूशन के फैक्टर पर आना पड़ेगा। और IPCC ने रिसेंटली हमें यह बताया कि अगले 10 सालों में ही हमें इन रास्तों पर पहुंचना होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी और बाकी के 75% एमिशन से भी डील करना हमें इसी टाइम में होगा। तो आखिर ये ग्रीन हाउस गैसेस आती कहाँ से हैं? मैं इन्हें 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज करूँगा। सो द ग्रैंड चैलेंजेस इन स्टॉपिंग क्लाइमेट चेंजेस आर। अब टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का अकेले इलेक्ट्रिसिटी 25% अकाउंट होल्ड करती है। रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए मार्केट में हमने प्रोग्रेस तो देखी है, मगर हमें और भी ब्रेक थ्रूज की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल विंड और सोलर प्रोसेसेस में हमें ज़ीरो कार्बन बैकअप सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तब भी जब वहाँ हवा ना चले, लंबे समय तक क्लाउडी वेदर हो और रात के टाइम पर हमें इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स यानी कि बिजली के तारों को भी पहले से काफ़ी एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, ताकि क्लीन एनर्जी और उन्हें जहाँ भी जब भी ज़रूरत पड़े तो पहुँचाई जा सके। एग्रीकल्चर जो कि 24% अकाउंट होल्ड करता है, इसमें कैटल्स यानी पेट्स एंड फार्म एनिमल्स एक बहुत बड़ा सोर्स है मीथेन का। इनफैक्ट अगर वो एक देश होते तो दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करने की लिस्ट में 3rd नंबर पर होते। और तो और डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई फसल की ज़मीन के लिए, फॉर इंस्टेंस उन पेड़ों को काटना जो CO2 को हटाते हैं एयर में से, और जब पेड़ों को जलाया जाता है तब उनमें से प्रेजेंट सारा कार्बन वो एटमॉस्फेयर में दोबारा रिलीज़ कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग 21% अकाउंट होल्ड करती है। अब देखिए ज़रा अपने आसपास प्लास्टिक, स्टील और सीमेंट को, इन सभी ने क्लाइमेट चेंज में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। सीमेंट और स्टील को फॉसिल फ्यूल से बनाने में बहुत सारी एनर्जी लगती है और इनमें होने वाली केमिकल रिएक्शन से कार्बन एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो फिर अगर हम ज़ीरो कार्बन एनर्जी बना भी लें तब भी हमें उसके बाय प्रोडक्ट से डील करना ही पड़ेगा। अब बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, जो कि 14% अकाउंट होल्ड करता है। लो एमिशंस करने वाली कार्स तो शानदार हैं ही, मगर कार्स ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एमिशंस को आधे से भी कम अकाउंट करती हैं और वो हिस्सा भी फ्यूचर में बहुत कम होने वाला है। ज़्यादातर एमिशंस एयरप्लेन्स, कार्गो शिप्स एंड ट्रक्स से होते हैं। अब करेंटली हमारे पास प्रैक्टिकली ज़ीरो कार्बन ऑप्शंस तो नहीं है। अब हम देखते हैं फ्यूचर में हमें क्या देखने को मिलता है। 6% अकाउंट होल्ड करती हैं। क्या आप ऐसी जगह रहते हैं और काम करते हैं जहां एयर कंडीशनिंग है, या आपके AC यूनिट के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो ग्रीन हाउस गैस है? इसके अतिरिक्त एयर कंडीशनर, हीटर्स, लाइट्स और अदर अप्लायंसेस भी काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट विंडोज़ और इंसुलेशन आगे चल के हेल्प तो कर सकती हैं, लेकिन ये एरिया अगले दशकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन माइग्रेट करने लगेगी दूसरी सिटीज़ यानी कि मॉडर्न सिटीज़ की तरफ, और वर्ल्ड का बिल्डिंग स्टॉक एरिया भी डबल हो जाएगा 2060 तक। यह एकदम दूसरी न्यूयॉर्क सिटी बनाने जैसा होगा हर महीने अगले 40 सालों तक। फाइनल 10% इज मिसलेनियस कैटेगरी, मतलब इसमें ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन आते हैं। मुझे लगता है कि ये ग्रैंड चैलेंजेस
क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचने में काफ़ी सहायक होंगी। वे बताते हैं कि एनर्जी न केवल तुम्हारे घर और कार को चलाती हैं बल्कि अपने जीवन के लगभग हर एक हिस्से में मुख्य है। आपके द्वारा खाया जाने वाला खाना, आपके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, आप जहाँ रहते हैं और जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, प्लैनेट को सब्सटेंशियली वार्म करना यानी पर्याप्त रूप से गर्म होने से रोकने के लिए हमें इस बात की सफलता चाहिए कि हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं, भोजन कैसे बनाते हैं और लोगों को, वस्तुओं को ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज़ लेते हैं, ना कि कैसे हम अपने घरों और कारों को पावर देते हैं। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हम क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से लड़ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स, पीस आउट।